हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप लोगों का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि, आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है 24 बायोलॉजी। हम लोग क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे, जो कि है लिविंग वर्ड। छोटा सा चैप्टर है बट हम पढ़ रहे हैं। हम छोटे छोटे टॉपिक्स थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं ताकि आपको अच्छे से याद रहे। हम क्या कर रहे थे, लिविंग वर्ड के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स कर रहे थे कि लिविंग वर्ड के क्या क्या हम हिसाब से बता सकते हैं कि कोई समथिंग जो है कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है या वो डेड है या क्या है। ठीक है, तो हमने कुछ क्राइटेरिया डिसाइड करे। भाई साइंस है, हर चीज़ के लिए प्रूफ मांगती है, तो इसमें भी इसने एक प्रूफ मांग लिया कि क्या क्या फीचर हो सकते हैं लिविंग के। तो हमने क्या किया, सबसे पहले ग्रोथ का फीचर पढ़ा। ग्रोथ लिविंग नॉन लिविंग दोनों में होती है। सेकंड फीचर हमने क्या पढ़ा, रिप्रोडक्शन का, जो हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था। और आज मैं आपको करवाने लगी हूँ थर्ड फीचर इसका, मेटाबॉलिज्म। आप अपनी एनसीईआरटी में इसको ऐसे ही मार्क कर लेना, क्योंकि एनसीईआरटी की कुछ कुछ लाइंस जो है वो जो मैं यहाँ पर लिखती हूँ, हाईलाइट्स कर लेना उसको अच्छे से, क्योंकि वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। ओके, मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, टूटना फूटना बनना, किसी चीज़ का टूटना, किसी चीज़ का बन जाना। ठीक है, अगर सिंपल भाषा में ब्रेकअप और पैचअप, सिंपल हो गया। ठीक है, आजकल के बच्चे यही भाषा ज़्यादा समझते हैं। ठीक है, तो यानी कि ब्रेक होना किसी चीज़ का और फिर किसी और चीज़ का बनना, फॉर्मेशन हो जाना, इसे हम क्या बोलते हैं, हमारा मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ब्रेक का मतलब क्या होता है, काटना। ठीक है, तो काट का मतलब कहाँ से शुरू होता है, काट का मतलब हम बना देते हैं कि कैटाबॉलिज्म। देखो, काट दिया ना हमने, तो सी से होता है कट करना, सी से होता है काटना, तो सी से ही हमने बना दिया कैटाबॉलिज्म, यानी कि तोड़ना। हमने इस चीज को बीच में से काट दिया या तोड़ दिया। ठीक है, तो वो होता है आपका कैटाबॉलिज्म। और फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, एनाबॉलिज्म, कुछ बनना, एनाबॉलिज्म इज समथिंग बनना। ठीक है, तो जब इन दोनों को मिला देते हैं, कैटाबॉलिज्म मतलब टूटना और एनाबॉलिज्म मतलब बनना, जब इन दोनों को हम मिला देते हैं तो बन जाता है हमारा मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अब ये मेटाबॉलिज्म क्या है, आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है या डिफाइनिंग फीचर है। अब सबको लग रहा होगा कि जो मेटाबॉलिज्म है बेसिकली वो किसके अंदर होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में या लिविंग सेल्स के अंदर होती है। बट अगर मैं ऐसा बोलूँ कि ऐसा नहीं है, तो हमारी एनसीईआरटी ने मेटाबॉलिज्म को एक डिफाइनिंग फीचर करके मेंशन किया हुआ है। ये पहला पॉइंट आप अंडरलाइन कर लो, नोट कर लो कि हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो एक डिफाइनिंग फीचर है हमारा लिविंग वर्ड का। ठीक है जी, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग है या डेड है उसका पता कैसे चलेगा कि वो मेटाबॉलिज्म शो करेगा। लेकिन दिक्कत क्या है बेटा कि मेटाबॉलिज्म जो है वो लैब में भी हो सकती है। अगर आप केमिस्ट्री की लैब में जाओ, एक बर्तन लो, बर्तन मतलब इन द सेंस ऑफ फ्लास्क लो। ठीक है, उस फ्लास्क के अंदर, ज्यादा बड़ी बना दी लगता है मैंने। ठीक है, इस फ्लास्क के हमने अंदर A डाला, इस फ्लास्क के अंदर हमने B डाला। ठीक है, और हमने एक नया रिएक्शन कर दिया C और D, समथिंग कुछ बना और कुछ टूट गया आपका, तो मतलब क्या हो गया, आपका मेटाबॉलिज्म हो गया। तो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि यार ये तो हम लैब में भी करवा सकते हैं। ठीक है तो अगर लैब में कराने तो इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा, ये तो कहीं पे भी हो सकता है, नॉन लिविंग एनवायरनमेंट में भी हो सकती है मेटाबॉलिज्म की रिएक्शन। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोल, लेकिन हमारी एनसीईआरटी ने मेंशन क्या कर रखा है कि भैया मेटाबॉलिज्म जो है वो आपका डिफाइनिंग फीचर है। कैसे है आपका मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर, वो मैं आपको बता देती हूँ कि हम सारे के सारे जो लिविंग बीइंग्स हैं वो किसके बने हुए हैं, सेल के बने हुए हैं। हम सबकी जो बिल्डिंग ब्लॉक है, जो हमारी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, वो क्या है, सेल है। सबकी, आपकी, मेरी, प्लांट्स की, एनिमल्स की, चाहे आप यूनिसेलुलर, मैंने आपको सीक्वेंस बताया था क्या होता है। सबसे पहले हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, यूनिसेलुलर के बारे में स्टडी करते हैं, फिर हम प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं, और फिर हम एनिमल के बारे में स्टडी करते हैं। तीनों के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, तीनों सेल से बने हुए हैं। ये तो बेचारा एक ही है, इसके पास तो एक ही सेल है, यूनिसेलुलर के पास अमीबा हो गया आपका, प्रोटोजोन हो गया आपका, कोई भी हो गया। ठीक है, तो ये सब किसके बने हैं, आपके स्पॉन्जिस हो गए, कुछ भी बने हैं आपके सेल से बने हुए हैं। प्लांट्स आपके सेल से बने हुए हैं, एनिमल्स आपके सेल से बने हुए हैं। यानी कि लिविंग का एक फीचर हो गया कि सबके पास क्या चीज प्रेजेंट है, आपकी सेल प्रेजेंट है। दैट मीन्स इसे आप क्या बोलते हो, हमारी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट डू यू कॉल इट, cellular organization. All have some kind of cellular organization in them. ठीक है, तो जो भी हमारे अंदर लिविंग बीइंग्स के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलती है, चलो तुमने खाना खाया, खाना खा के वो हमारे पेट तक चला गया, पेट के अंदर उसका क्या हो रहा है, वो कैसे डाइजेस्ट हो रहा है,
वो किसके अंदर जाके डाइजेस्ट हो रहा है, अल्टीमेटली एब्जॉर्ब कहाँ पर हो रहा है, डाइजेस्ट होने के बाद हमारे सेल्स के अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, अगर फाइटिंग का काम है हमारी बॉडी में डिसीजेस के अगेंस्ट, तो वो कौन कर रहा है, हमारे WBC कर रहे हैं, वो भी आपके क्या है, सेल्स हो गए। ठीक है, अगर हम किसी हॉर्मोन्स की या किसी एंजाइम की सिक्रेशंस हो रही है तो वो कहाँ से हो रही है, कहीं ना कहीं किसी ऑर्गन से हो रही है, और ऑर्गन किसके बनते हैं, हमारे टिश्यूज़ के बनते हैं, और टिश्यू किसके बनते हैं, या सेल के बनते हैं। तो अल्टीमेटली सारी की सारी जो काम चल रहा है वो किसके अंदर चल रहा है, सेल के अंदर चल रहा है ना। तो दैट मीन्स आप क्या बोल सकते हो, ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन करके भी आपकी एनसीईआरटी में एक लाइन है मेटाबॉलिज्म के पैराग्राफ में, आप इसे देख लीजिएगा अपनी एनसीईआरटी में, कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यस, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि जितने भी हमारे लिविंग बींग्स हैं वो सब किससे मिलकर बने हुए हैं, सेल के मिलकर बने हुए। ओके, तो अब हम ये कह सकते हैं ना कि ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शन हमारी लैब में हो रही है, यार इसे तो होने दो, ये तो हम आर्टिफिशियली करा रहे हैं कि हमने एक फ्लास्क के अंदर कुछ डाल दिया, किसी के अंदर कुछ डाल दिया, उनको मिक्स कर दिया, नीचे से हमने टेम्परेचर प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, और एक तरफ कंडेंसेशन कर दी, यानी कि कुछ भी हमने मतलब जो भी हम केमिस्ट्री के लैब में प्रैक्टिकल्स करते हैं वो सब हमने परफॉर्म कर दिया, तो हमारी एक मेटाबॉलिक रिएक्शन हो गई, लेकिन ये सेल के अंदर नहीं हुई। अगेन द इंटरनल प्रोसेस। ठीक है, तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सबका डिफाइनिंग फीचर, और मेटाबॉलिज्म किसके अंदर हो रहा है, यार सेल के अंदर हो रहा है हमारे अंदर। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में किसके अंदर हो रहा है, सेल के अंदर हो रहा है हमारा मेटाबॉलिज्म। यानी कि आप ये कह सकते हो कि मेटाबॉलिज्म की जगह इफ यू सेड इट एज सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक रिएक्शन इनसाइड द सेल, तब आप बोल सकते हो कि ये आपका क्या है, एक डिफाइनिंग फीचर है। तो अगर आपके पास पेपर में आता है कि क्या मेटाबॉलिज्म आपका डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो आप उस पर टिक करके आओगे या ट्रू लगा के आओगे। ठीक है, फॉल्स नहीं, क्योंकि ये डिफाइनिंग फीचर है, देयर इज नो एक्सेप्शन, हर कोई किसी के पास सेल है, सेल अगर लिविंग है तो दैट मीन्स उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है। ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या हो गया, खाना टूटा ATP बन गया, ठीक है, या फिर फूड का ब्रेकडाउन हुआ, प्रोटीन सिंथेसिस हो गई, प्रोटीन सिंथेसिस से आगे की और फंक्शनिंग चलनी स्टार्ट हो गई, लिपिड सिंथेसिस हो गई, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस हो गई। तो हर चीज़ जो भी कैरिड आउट हो रही है वो आपकी किसके अंदर कैरिड आउट हो रही है, सेल के अंदर कैरिड आउट हो रही है, तो उसे हम बोल देंगे सेलुलर मेटाबॉलिज्म। तो ये सेलुलर मेटाबॉलिज्म क्या है, आपका एक डिफाइनिंग फीचर है आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, हमने 3 फैक्टर पढ़ लिए, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और मेटाबॉलिज्म। अब हम पढ़ने लगे हैं हमारा लास्ट फैक्टर जो है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब अपना ध्यान रखना, दैट मीन्स रिस्पॉन्ड करना टू द एनवायरमेंटल कंडीशंस। ओके, ओके जी, कॉन्शियसनेस का मतलब जो हमारे दिमाग से जुड़ा होता है, हमारा जो जान, मतलब हम जब जीते जागते होते हैं तो हम जब किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्स करते हैं, दैट मीन्स रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंटल कंडीशन। देखो, क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म सब रिस्पॉन्स करते हैं, आप लोग करते हो? अगर मैं आपको बोलूँ कि आना बेटा एक थप्पड़ खा लो और प्यार से बैठ के पीछे चले जाओ, तो आपका कुछ तो रिस्पॉन्स होगा, या तो आप बोलोगे नहीं नहीं मैम हम नहीं आते, हम नहीं मार खाएंगे आपसे। ठीक है, वैसे खा रखी है कई बच्चों ने, मजाक कर रही हूँ। ठीक है, बच्चे क्या बोलेंगे कि ये मैम हमें नहीं मार खानी। मैं कहूँगी कि चलो बेटा तुम लोग एक फटाफट से खाना खा लो, तो तुम क्या करोगे, अगर तुम्हें भूख लगी होगी तो तुम फटाफट से खाना खा लोगे, तो ये क्या हुआ, तुम्हारा रिस्पॉन्स हुआ। ठीक है, कोई बॉल तुम्हारे पास प्लेग्राउंड में खेल रहे हो, तुम कोई बॉल तुम्हारे पास गलती से उछल के आ रही है, तुम इमीडिएटली रिस्पॉन्स करते हो, कोई ना कोई रिस्पॉन्स तो तुम करते हो ना, तो वो क्या हो गया, आपका कॉन्शियसनेस हो गया, आपका कॉन्शियस बिहेवियर, यानी कि जिसमें आपका ब्रेन, आपका माइंड यूज हो रहा है, वो बिहेवियर हो गया आपका कॉन्शियसनेस बिहेवियर। अब बोलोगे प्लांट्स के पास तो है नहीं, क्यों, प्लांट्स भी तो रिस्पॉन्स करते हैं, चलो ब्रेन नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी वो मेटा किस बाहर की जो भी एनवायरमेंटल कंडीशन है उसके लिए रिस्पॉन्स तो करते हैं ना। बाहर उन्हें स्टिमुलस मिलता है, आपने 10th क्लास में चैप्टर में पढ़ा है कि बाहर से उन्हें जो भी मिलता है वो उनका स्टिमुलस है, उसके बदले प्लांट का कोई रिस्पॉन्स होता है। बाहर से कोई हवा चल रही है तो क्या प्लांट के पत्ते हिलेंगे नहीं, वो एक जगह स्टिक होकर बैठ गए कि नहीं है भैया हमें तो नहीं हिलना, हम तो ऐसे ही रहेंगे, हम नहीं हिलेंगे अब। ठीक है, ऐसा तो कुछ नहीं है ना, प्लांट भी हिल रहे हैं, रिस्पॉन्स कर रहे हैं प्रॉपर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उन्हें फूड दिखता है तो वो फूड के पास चले जाते हैं अगर उन्हें भूख लग रही होती है। ठीक है, अगर वो वाटर करंट के साथ मूव कर रहे हैं तो वो वाटर करंट के साथ मूव कर जाते हैं, तो करते हैं ना, सारे के सारे रिस्पॉन्स कर रहे हैं
यूनिसेलुलर, अगेन द सीक्वेंस, ऐसे हिसाब लगा लिया करो। नोट्स में भी आप ऐसे लिख सकते हो, यूनिसेलुलर रिस्पॉन्स कर रहे हैं, यस कर रहे हैं, प्लांट रिस्पॉन्स कर रहे हैं, यस कर रहे हैं, एनिमल रिस्पॉन्स कर रहे हैं, यस कर रहे हैं। क्यों, क्या कोई एक्सेप्शन केस नहीं है? नहीं है कोई एक्सेप्शन केस? है यार, बंदे जो कोमा में चले जाते हैं बाय एक्सीडेंट, अगर कोई कोमा में चला गया, सिर्फ ह्यूमंस की बात कर लो तो वो क्या करता है, वो प्रॉपर फिजिकली अपना रिस्पॉन्स नहीं दे पाता। कोई भी पेशेंट अगर कोमा में चला गया, डिपेंड करता है कि उसकी कितनी कंडीशन गई है कोमा में, कितना % ब्रेन उसका रिस्पॉन्स करना बंद कर रहा है, ठीक है। तो वो फिजिकली वो चाहे रिस्पॉन्स करे ना करे, लेकिन वो सब कुछ सुन रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास बहुत ही रेयर 0.1% केसेस होते हैं, सिर्फ 0.1% केसेज आते हैं। 0.1 भी क्यों बोलूँ, 0.001 ले लेते हैं, इतना छोटा सा % हमारे पास केस है। तो उसके लिए क्या हम कॉन्शियसनेस को क्या कह देंगे कि एक डिफाइनिंग फीचर है या करेक्टरिस्टिक फीचर है? इट इज अ डिफाइनिंग फीचर, क्योंकि यार 0.001% केस है, हर कोई कोमा में नहीं है, हर कोई जो है वो कोमा से कभी ना कभी तो बाहर आता ही है, कोई ना कोई कभी ना कभी तो कोमा से बाहर आएगा, ठीक है। तो वो कॉन्शियसनेसली बिहेव करेगा, और अगर कॉन्शियसली कोई बिहेव नहीं हो रहा तो सब कॉन्शियसनेस हमारी बिहेव करती है, रिस्पॉन्स करती ही करती है, ठीक है। तो दैट मीन्स हमारा माइंड जो है वो रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है। ठीक है, हम फिजिकली कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं अगर कोई कोमा पेशेंट है, लेकिन उसके इंटरनल ऑर्गन्स तो रिस्पॉन्स कर रहे हैं ना अभी भी, ठीक है। उसका हार्ट बीट कर रहा है, उसके लंग्स ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन करवा रहे हैं, ठीक है। तो इंटरनली कुछ ना कुछ तो रिस्पॉन्स उसमें चल रहा है ना ऑर्गन्स की फॉर्म में। तो दैट मीन्स आपका जो कॉन्शियसनेस है वो एक डिफाइनिंग फीचर हो जाता है आपके पास लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ओके। यानी कि हमने 4 फीचर्स पढ़े हैं, जिसमें से आपको क्या है, 2 फीचर आपके कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गए और 2 फीचर्स आपके डिफाइनिंग फीचर हो चुके हैं, ठीक है जी। जिसमें से आपको अगर मेटाबॉलिज्म पूछा जाए और अगर आपसे ये कहा जाए कि सेलुलर मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर, यस, टिक। अगर पूछा जाए कि मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर, यस, टिक, ओके। तो आप इस तरीके से कर लो, ज़्यादा बड़ा कुछ लिखने की जरूरत है नहीं इसमें। आप इसमें सिर्फ इतनी लाइन्स लिखो कि कॉन्शियसनेस क्या होती है, रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल कंडीशन या रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, यू कैन इवन राइट इट एज स्टिमुलस, सब में होती है, देयर इज नो एक्सेप्शन केस, सो यस इट इज अ डिफाइनिंग फीचर, ओके। With this, one topic is complete, one part of the chapter is complete. अब बारी है दूसरे चैप्टर की या दूसरे पार्ट की, सॉरी फॉर दिस चैप्टर, ठीक है। टिल देन आप लोग प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।